नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां करने वाले हैं। प्रवृत्तियां हम विशेषताएं कह सकते हैं प्रवृत्तियों को, या प्रवृत्तियां एक ऐसी ऐसा बिंदु कह सकते हैं कि जिससे हम उस युग को पूरी तरह से जान पाते हैं। जैसे आजकल प्रश्न आ रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को हम अवधारणात्मक प्रश्न के रूप में मानते हैं और हम ये मानते हैं कि एक ही प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो प्रवृत्तियों को किए बिना, जिसे हम मूल पुस्तकें कहते हैं, हम कहते हैं ना कि अभी जो पेपर बन रहे हैं वो मूल पुस्तकों से बन रहे हैं और बिना मूल पुस्तकों को पढ़े हम जो है परीक्षा पास अब नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां रहती हैं ये मूल पुस्तकों से रहती है, और विशेषकर आज जो मैं मूल प्रवृत्तियां आपको पढ़ाने वाला हूं, द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां पढ़ाने वाला हूं, वो पूर्णतः मूल पुस्तकों से ही तैयार की गई है। और बात करते हैं प्रवृत्तियों की, तो अक्सर क्या है कि जो विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ परीक्षा देने का आदी हो जाता है, उससे निबंधात्मक कुछ भी चीजें या व्याख्यात्मक कोई भी चीज जो है वो पढ़ने में आनंद नहीं आता है। पिछले कुछ समय से लगातार विद्यार्थी ऐसा बन गया था कि उसको वस्तुनिष्ठ चीजें, तथ्यात्मक जानकारी, क्योंकि पहले का जो परीक्षा का पैटर्न था उसमें तथ्यात्मक जानकारी अधिक पूछी जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी प्रवृत्तियां न पढ़कर तथ्यात्मक जानकारी अधिक जो एकत्रित कर रहा था, ये याद कर रहा था। कहने का मतलब यह है कि द्विवेदी युग का काल कब से लेकर कब तक माना जाता है, द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख रचनाकार का जन्म कब हुआ था, उस रचनाकार की रचनाएं कौन कौन सी है, उन रचनाओं का सन कौन सा था, या उन रचनाओं के बारे में विशेष बात क्या है, कितने सर्ग थे या कितने अंग थे या कितने बिंदु थे, ये सारी चीजें उसके बारे में बस यही चीजें याद कर रहा था। लेकिन मैं तब भी यही बात कहता था कि प्रवृत्तियां एक ऐसी चीज है, या प्रवृत्तियां एक ऐसा बिंदु है जिसे याद करने से आप उन प्रश्नों के भी उत्तर दे देते हैं जिन प्रश्नों को आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। क्योंकि प्रवृत्तियां जो होती है ना, वो आपको किसी भी युग की प्रवृत्तियां, जैसे आज हम द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, ये सभी की सभी प्रवृत्तियां मूल पुस्तकों से तैयार की गई है। अब द्विवेदी युग की जब आप प्रवृत्ति पढ़ोगे तो आपके दिमाग में द्विवेदी युग का एक खाका तैयार हो जाएगा कि द्विवेदी युग क्या था, उसकी जो मूल संवेदना थी वो क्या थी, उसमें किस प्रकार के कवि थे, वो किस प्रकार की रचनाएं किया करते थे, उनका उद्देश्य क्या था, ये सारी बातें, उनकी किस प्रकार की भाषा थी, उन्होंने किस प्रकार के छंदों का उपयोग किया था, उन्होंने किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया था, ठीक है ना। ये सारी बातों का एक आपके दिमाग में चित्र बन जाता है। तब क्या होता है कि द्विवेदी युग से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, किसी रचनाकार से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा जाता है। अब कहने की बात मान लो कि जैसे आपने द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां पढ़ी है, अब द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों में स्पष्ट बता दिया जाएगा कि इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग बहुत कम हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो सर्वोपरि थी, ठीक है। पौराणिक जो कथाएं थी उनको आधुनिक स्तर पर तैयार करके लिखा जा रहा था या व्यक्त किया जा रहा था। तो अब ये सारी बातें, अब जैसे ही उसमें आएगा कि मैत्रेयी गुप्त जो है श्रृंगारिक रचनाएं किया करते थे। अब आपने कभी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा होगा कि मैत्रेयी गुप्त श्रृंगारिक रचनाएं किया करते थे, लेकिन आपने प्रवृत्तियां पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि जो द्विवेदी युग था उसमें इस प्रकार की रचनाएं नहीं होती थी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो वाला कथन है ये ही गलत है, ठीक है ना। इसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को, या हम कहें कि देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को बराबर महत्व दिया गया था, ठीक है ना। ऐसा कहीं लिखा है, तो आपने अगर प्रवृत्तियां पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि भारतेंदु काल में जो है उसमें क्या था कि द्विवेदी राजभक्ति और देशभक्ति दोनों को समान महत्व दिया गया था। लेकिन द्विवेदी युग में क्या था कि केवल
देशभक्ति को महत्व दिया गया था, राजभक्ति को महत्व नहीं दिया गया था। अब उसी तरह से अगर आपने प्रवृत्तियां पढ़ी है तो आपको पता होगा कि भारतेंदु काल की जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली थी और पद्य की जो भाषा थी वो ब्रज थी, दोनों की अलग अलग थी। कारण क्या था? कारण ये था कि कोई भी विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है, कोई भी बदलाव जो होता है वो धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि रीति काल की जो प्रमुख भाषा थी वो ब्रज थी, उसके अंदर पद्य किस में लिखा जा रहा था? रीति काल में जो है गद्य लिखा ही नहीं जा रहा था। नाम मात्र की रचनाएं मिलती है, वो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएंगे आपको। नाम मात्र की गद्य रचनाओं का प्रारंभ हालांकि हो गया था लेकिन इस स्तर पर नहीं थी, ठीक है ना। तो वो जो उस समय सिर्फ पद्य लिखा जा रहा था और वो किस में लिखा जा रहा था? वो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। लेकिन ब्रज भाषा में जो पद्य लिखा जा रहा था वो आम लोगों के लिए या आम लोगों की समझ से बाहर था। अब जब भारतेंदु काल आया तो कहीं न कहीं देशभक्ति की भावना पैदा हुई कि देश को अंग्रेजों की गुलामी से कैसे मुक्त करवाया जाए। अब अगर अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाना है तो आपको बता दूं कि जो ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं ना, जैसे निराला कहते हैं ना कि जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है ना, जो महलों में बैठे होते हैं, क्रांति का डर उनको होता है। वो चाहते हैं कि क्रांति न हो, क्योंकि जब भी क्रांति होगी, बदलाव होगा तो उनको नुकसान होगा। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उसको तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, उसको तो कुछ मिलने वाला ही है, उसका जाने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जो पहले से बहुत कुछ प्राप्त किए बैठा है उसका कुछ न कुछ जा सकता है, उसको डर रहता है। तो ये स्थिति रीतिकाल की थी। रीतिकाल के बाद जैसे ही भारतेंदु काल आया तो भारतेंदु काल में क्या था कि उन्होंने भी देशभक्ति की भावना जागृत करनी थी। अब अमीर तो देशभक्ति की भावना जागृत कर नहीं सकते थे, ठीक है ना। कौन करेगा? देश को गुलामी से मुक्त करवाना तो कौन करेगा? आम जनता। अब इनको आम जनता तक पहुंचना था कि अपने विचारों को कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने ब्रज के स्थान पर जो गद्य की भाषा थी, जो भाषण की भाषा थी, जिसमें हम अपने भाषण व्यक्त कर सकें, तो वो उन्होंने खड़ी बोली रख ली। क्योंकि खड़ी बोली का मतलब खड़ी खड़ी साधारण बोलचाल की भाषा जो लोगों के समझ में आने लग गई। अब यहाँ तक तो ये था कि काव्य के लिए इन्होंने रस प्राप्ति के लिए, अपने आनंद प्राप्ति के लिए तो इन्होंने ब्रज भाषा रखी और लोगों से संपर्क करने के लिए इन्होंने अपनी भाषा खड़ी बोली रख ली गद्य की। लेकिन उसमें धीरे धीरे विकास तो होना ही था। अब आगे जब आए तो उन्हें पता चला कि नहीं, हमें पूरी तरह से भाषा जो है गद्य की हो चाहे पद्य की हो एक जैसी। जो हम पद्य में लिख रहे हैं वो भी लोगों के समझ में आना चाहिए और जो गद्य में लिख रहे हैं वो भी लोगों के समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पद्य जो होता है, जो गीत जो होता है वो अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है ना। गीत जो होता है वो अधिक प्रभावशाली होता है और गीत हमेशा पद्य में लिखे जाते हैं। तो जो पद्य जो रहता है वो जल्दी लोगों को आकर्षित करता है। तो इस वजह से उन्होंने गद्य की भाषा भी खड़ी बोली ही रख ली थी। तो ये अंतर जो हम प्रवृत्तियां पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। देखते हैं, मैं आपको बता दूं आज की जो प्रवृत्तियां हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास कक्षा 11 और 12 में ये लगती है, ठीक है ना। इसकी सहायता ली गई है। उसके अलावा हमने ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इनकी सहायता ली गई है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये गणपति चंद्र गुप्त जी है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास द्वितीय खंड, जो द्विवेदी युग है वो इसके द्वितीय खंड में इसकी सहायता ली गई है। उसके साथ हमने ली है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है, इनकी सहायता ली है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, क्या है रचना का नाम? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उसके अलावा हमने किसकी सहायता ली है? बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह के भी 2 पार्ट है, गणपति चंद्र गुप्त के भी 2 पार्ट हैं, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर द्विवेदी युग है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी सहायता ली गई है। उसके अलावा हमने नगेंद्र की सहायता ली है, पूरी तरह से अधिकतर प्रवृत्तियां जो नगेंद्र से ली गई है सभी लेते हैं। उसके अलावा अपनी पुस्तक में जो अन्य किताबें और थी, जैसे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है या हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां है, इनसे तो ये थोड़ी थोड़ी जो सामग्री है अलग अलग, वो सभी किताबों से ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है ना। अब सभी के तो मैं आपको नाम क्या बताऊं, बाबू गुलाब राय का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है ना। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के आधुनिक काल से संबंधित मैं नहीं कहूँगा, वहाँ से मैंने कुछ नहीं उठाया है, क्योंकि आधुनिक काल से संबंधित मुझे कुछ दिखा नहीं, शायद आज तक जो भी पढ़ा है मैंने
उस हिसाब से कुछ। तो चलते हैं, देखते हैं द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ। इसके बारे में शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को मैं पढ़ रहा था। मैंने क्या है, मैं जो भी लिखता हूँ पहले सारी किताबें पढ़ता हूँ। मेरा एक तरीका, आप ऐसा तरीका नहीं अपनाएं, क्योंकि आपने अभी तैयारी करनी है। और जब हमारे जैसे शिक्षक बहुत सारे बैठे हैं, हमारे जैसे क्या बहुत विद्वान बैठे हैं, अपने तो बहुत बाद में आते हैं, ठीक है ना। तो जो भी पढ़ता है ना, वो क्या करता है कि आपको पढ़ाने से पहले जो शिक्षक वास्तव में शिक्षक है, जो वास्तव में पढ़ाना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसे ही एक किताब उठाई और आके लग गए, हाँ, उनकी तो बात अलग है, ठीक है ना। उनको खुद को भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो खुद ये सोचते हैं कि हाँ, और खाली सिलेक्शन करवा लेने से कुछ नहीं होता। अधिकतर क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो वो सोचते हैं कि चलो यूट्यूब पर आ जाते हैं। तो सिलेक्शन करवाना एक अलग चीज़ होती है, पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, पढ़कर पास होना एक अलग चीज़ होती है, और फिर पढ़ाना एक अलग चीज़ होती है। पढ़ने के लिए आपको 2 किताबें 3 किताबें मिलती है, वो आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन पढ़ाने के लिए आपको आपके कमरे में कोई 2-3 हज़ार किताबें चाहिए होती है कम से कम, ठीक है ना, तब जाके आप पढ़ा पाते हो प्रत्येक बिंदु को। जैसे मैं अब सभी बिंदु का भी आपके सामने किताब भी निकाली है, ये सभी बिंदुओं से मैंने जो है पहले पढ़ा है और फिर मैंने कुछ अच्छी चीज़ें तैयार की। जैसे अब ये बात करूँ मैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई है, निश्चिंत रहे, इसकी PDF भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको इस बार। भारतेंदु युग के कई लेखकों का उत्तरकाल द्विवेदी युग में समा जाता है। इन दोनों युगों की भावभूमि में ऐसी समता है कि कहीं कोई संधि काल नहीं मिलता। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इन दोनों युगों में, मतलब जो भारतेंदु काल के कुछ कवि थे वो भी जाकर द्विवेदी काल में मिल जाते हैं, और हम यहाँ तक कि मैथिल गुप्त को भी देखते हैं कि वो भी छायावाद में जाकर मिल जाते हैं द्विवेदी काल से। तो ये कवि आगे से आगे निकल जाते थे, और छायावाद के जो कवि है वो प्रगतिवाद में चले जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। और उसके बाद प्रगतिवाद वाले कवि कुछ प्रयोगवाद में चले जाते हैं, प्रयोगवाद वाले अधिकतर नई कविता में चले जाते हैं। तो ये चलता रहता है। तो वो कहते हैं कि इन दोनों में कोई संधि काल नजर नहीं आता, कुछ अंतर है, वो आपको बता देता हूं। कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कुछ अंतर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या अंतर बता रहे हैं? वो अंतर बता रहे हैं कि भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना हुआ था। बहुत अच्छी बात है। भारतेंदु मंडल जो था, भारतेंदु युग जो था, उसमें आत्मीयता अधिक थी, ठीक है। अच्छे से चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। भारतेंदु काल जो था उसकी खासियत क्या थी? उसमें आत्मीयता थी। लेकिन जो द्विवेदी काल था उसकी खासियत अनुशासन थी। भारतेंदु काल के लोग आत्मीयता के रूप में क्या करते थे? लावणी गाते थे, नाटक करते थे, नाटक लिखते थे, नाटकों में अभिनय करते थे। उसके अलावा उनका वो क्या था, उसको कुछ बोलते थे, दिमाग से निकल गया मेरे नाम में, समस्या पूर्ति, हाँ, समस्या पूर्ति। वो समस्या पूर्ति उनकी प्रमुख जो प्रवृत्ति थी, ठीक है ना। लेकिन द्विवेदी युग में आप देखते हो कि अनुशासन हो गया था। निराला की रचनाएं वापस लौटा दी गई थी, मैथिल गुप्त की रचनाएं भी वापस लौटा दी गई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक एक शब्द को चुन चुन कर लिखते, मतलब चेक करते थे, उसके बाद ही कविता को सरस्वती में प्रकाशित करते थे। तो अनुशासन था, अनुशासित होकर लिखते थे और गरिमा में, क्योंकि इस समय आपने देखा कि पुराने काल से विषय जो थे वो पुरानी काल से लिए गए थे, और पुरानी काल से तात्पर्य जैसे राम का विषय हो गया, लक्ष्मण का विषय हो गया, भरत का हो गया, महाभारत का हो गया। तो वहां बड़े भाईचारा, वो माता पिता की, वो उस तरह से तो बड़ा अनुशासन था। उसके बाद भारतेंदु अपने वृत्त के निश्चय ही सबसे बड़े रचनाकार थे। अब एक विशेषता क्या थी कि भारतेंदु जो थे, भारतेंदु काल जिनके नाम पर पड़ा, भारतेंदु के नाम पर पड़ा, तो भारतेंदु अपने काल के सबसे बड़े रचनाकार थे। उनकी टक्कर का उनके काल में कोई नहीं था। लेकिन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो अपने काल के सबसे बड़े रचनाकार नहीं थे। वो रचनाकार की दृष्टि से देखा जाए तो उनके लेवल के नहीं थे, उनसे बड़े उनके शिष्य थे। बात करें हम मैथिल गुप्त की, बात करें हम प्रेमचंद की, तो वो उनके शिष्य होते हुए भी उनसे ऊपर थे, ऊपर चले गए थे रचनाओं में। लेकिन फिर भी अनुशासन की दृष्टि से या वैचारिक दृष्टि से उनके जो विचार थे वो कहीं इनसे भी ऊपर चलते थे। जो रामविलास शर्मा है वो क्या लिखते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि रामविलास शर्मा क्या लिखते हैं? उनकी एक किताब है, कौन सी किताब है प्यारे बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। क्या है? लिख लो चाहे, रामविलास शर्मा की एक किताब है। क्या नाम है उस किताब का? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। आज ही अचानक मैसेज देख रहा था विद्यार्थियों के, एक विद्यार्थी का मैसेज आया था कि सर आपने पिछले साल कुछ क्लासें करवाई थी, वो क्लासें यूट्यूब पर मिल नहीं रही है, आपने बड़ा विस्तार से अच्छे से करवाया हुआ था, हमें बड़ा पसंद आया। तो भैया अगर क्लास देख रहे हो तो ये
आज के बाद ऐसा होने वाला है। बीच में मैंने क्या है, थोड़ा व्याकरण को पकड़ लिया था, तो व्याकरण में अपनी तरफ से तो बहुत विस्तार से कराया, जितनी व्याकरण की 50 किताबें पढ़ी है सारी पढ़ के पढ़ाया है, लेकिन व्याकरण को थोड़ा सा लोग हल्के में लेते हैं। तो चलते हैं आगे, बहुत कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये मैंने क्रम वाइज जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ इसमें डाली है, कुछ बाकी चीज़ें आपको अलग से मिल जाएंगी, निश्चिंत रहे। तो बात करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों की बात करें तो पहली काव्य प्रवृत्ति मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीयता आती है। क्या आती है? राष्ट्रीयता। पहली प्रवृत्ति कौन सी आती है? प्रवृत्ति के साथ साथ चाय आ गई है। याद दिला देना भैया, चाहे भूल ना जाऊं, मैं भूल जाता हूँ। राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की बात करें तो जो द्विवेदी युग था उसमें राष्ट्रीयता को, इसकी जो प्रमुख काव्य प्रवृत्ति थी वो राष्ट्रीयता थी। मैंने आपको पहले बताया कि जो भारतेंदु काल था उसमें राजभक्ति और राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति दोनों को इक्वल महत्व दिया गया था, लेकिन जो द्विवेदी युग है उसमें राष्ट्रीयता को अधिक महत्व दिया था, राजभक्ति का विरोध किया गया था। ठीक है ना, अंग्रेजों का विरोध किया गया था। राष्ट्रीयता इस युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति थी। भारतेंदु युगीन कवि जहां देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति पर भी कविताएं लिख रहे थे, वहीं इस काल के कवियों ने केवल राष्ट्रीयता को अपने काव्य का विषय बनाया। भारतेंदु युग के कवि देश की दुर्दशा पर केवल दुख व्यक्त करके रह जाते हैं, तो द्विवेदी युग के कवियों ने देश की दुर्दशा के कारणों को जानने का प्रयास किया। वह स्वतंत्रता को सबसे बड़ा अभिशाप मानते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा भी देती हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जो सबसे पहले कवि माने जाते हैं नाथूराम शर्मा शंकर, क्या कहते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ठीक है ना, क्या कहते हैं वो कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो वो क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो गए थे। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जो चिनगारी, भारतेंदु काल के कवियों ने जो चिनगारी छोड़ी थी वो द्विवेदी युग तक आते आते विशाल आग का रूप धारण कर चुकी थी। अब उन्हें आजादी ही चाहिए थी, वो किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। भारतेंदु काल के जो लेखक थे वो ये सोचते थे कि अगर सीधा अंग्रेजों का विरोध किया गया तो उनके द्वारा उन्हें दंड दिया जाएगा कहीं न कहीं, तो तब ऐसा वो नहीं कार्य कर पाए थे, कहीं न कहीं डर बैठा हुआ था। लेकिन इस काल के कवियों ने वो डर निकाला, भारतेंदु काल के कवियों ने, लेकिन वो कहीं न कहीं उस लेवल पर विद्रोह नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, चोरी छुपे अपनी कविताएं लिख रहे थे और अन्य उपनाम से या छिपे हुए नाम से अपनी जो देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिख रहे थे। लेकिन द्विवेदी युग के जो कवि थे वो सरेआम सामने आ गए थे। देशभक्त वीरों कितने विश्वास के साथ भारत भारतीकार भारतवर्ष की श्रेष्ठता की घोषणा करता है। भूलोक का गौरव। भारत भारतीकार कौन था? भारत भारतीकार मैथिलीशरण गुप्त। ठीक है ना, भारत भारती रचना कब आई थी? 1912 में, जिसके लिए मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा भारत भारती के लिए
भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। याद रख लेना, ये जो पंक्तियां हैं ये मूल हिंदी साहित्य के इतिहास से ही ली गई है। और जो भी पंक्तियां पूछी जाती है, मैं आपको फिर बता दूं कि जो भी मूल पंक्तियां पूछी जाती है वो मूल हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछी जाती है, बाकी मूल पंक्तियों का कोई अंत नहीं है। ऐसे तो भारत भारती पूरी में से उठा के पूछे तो कहीं से पूछ ले, साकेत इतना बड़ा है उसमें से कहीं से भी पूछ लेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। हिंदी साहित्य के इतिहास को वो उठाते हैं और वहां जो मूल पर, और वो पंक्तियां मैंने यहाँ ली है तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। रामनरेश त्रिपाठी अपने खंड काव्यों में परोक्ष रूप से स्वतंत्रता के बंधन काटने का संदेश देते हैं। क्या कहते हैं रामनरेश त्रिपाठी? देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। याद रख लेना, किसकी है ये पंक्तियां? रामनरेश त्रिपाठी की है। किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की है। जिनकी काव्य रचनाओं की हम बात करें, किस काल के हैं रामनरेश त्रिपाठी? द्विवेदी युग के रामनरेश त्रिपाठी है। और जिनकी हम बात करते हैं रचनाओं की, तो कौन कौन सी रचना है? मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। हम मानसी को छोड़ देते हैं तो बाकी तीनों के तीनों इनको क्या है? खंड काव्य है, ठीक है ना। मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। मिलन, पथिक ये दोनों, और मिलन, पथिक, मानसी, स्वपन, ठीक है ना। मानसी को छोड़कर बाकी तीनों क्या है? इनके खंड काव्य है। और जो मानसी है वो इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह माना जाता है। मैथिल गुप्त की ओजस्वी पुकार देख लिए, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्र नाम से व्योम जगा दे, दब और कुछ लाग लगा दे, स्वदेश संगीत से आइए, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती से बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आप खुद इनको अच्छे से याद कर लेना। ये पीडीएफ मिल जाएगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मूल पुस्तकों से ली गई है, फिर मत कहना कि ये प्रश्न कहां से आ गए हैं, ठीक है ना। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। मैथिल गुप्त, भारत भारती, स्वदेश संगीत, ये जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें राष्ट्रीयता का संकेत नजर आता है हमें। मैथिल गुप्त की भारत भारती और स्वदेश संगीत है। गोपाल शरण सिंह, रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सोए हुए भारतवासियों के हृदय में जागरण का स्वर फूंक दिया। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। पराधीन रहकर, कौन कह रहे हैं? रामनरेश त्रिपाठी। कौन कह रहे हैं? रामनरेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, क्या है? निज देश को, सॉरी, वह अपमान, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। भी पराधीनता का जो अपमान है ये केवल पशु ही सह सकता है, इंसान नहीं सह सकता। क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। मैथिल गुप्त की पंक्तियां हैं और भारत भारती से ली गई है। दूसरी जो प्रवृत्ति आती है वो आती है खड़ी बोली का महत्व। दूसरी प्रवृत्ति कौन सी है? खड़ी बोली का महत्व। भारतेंदु काल में, मैं पहले भी कह रहा था कि भारतेंदु काल में जो गद्य की पद्य की भाषा थी वो ब्रज थी और गद्य की जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। लेकिन द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा जो थी वो खड़ी बोली हो गई थी। तो इस काल में खड़ी बोली को महत्व दिया गया था, ठीक है। भारतेंदु काल में काव्य की भाषा जहां ब्रज थी, वहीं द्विवेदी युग के कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को महत्व दिया। भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रज व गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, तो द्विवेदी युग में खड़ी बोली ने गद्य व पद्य दोनों ही रूपों में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। कुमार सर्वेश लिखती हैं, क्या लिखती हैं कुमार सर्वेश इस बारे में? गद्य और पद्य का भारतेंदु युगीन भाषाई अंतर विरोध द्विवेदी युग में समाप्त होता है। अब खड़ी बोली गद्य पद्य दोनों की भाषा बनती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कुमार सर्वेश की। गद्य और पद्य का
क्या है, कुमार सर्वेश क्या लिखते हैं, गद्य और पद्य का भारतेंदु युगन भाषाई अंतर विरोध द्विवेदी युग में समाप्त होता है। अब खड़ी बोली गद्य पद्य दोनों की भाषा बनती है। इसी तरह से बच्चन सिंह भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चन सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गद्य और पद्य के अलग भाषा माध्यम का अलग्योजा बहुत दिन तक नहीं चल सकता था। गद्य और पद्य के अलग भाषा माध्यम का अलग्योजा बहुत दिन तक नहीं चल सकता था। कौन लिखते हैं, बच्चन सिंह। यद्यपि आरंभ में खड़ी बोली काव्य नीरस तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ नहीं था, किंतु उसमें उत्तरोत्तर निखार आया। जयद्रथ की प्रसिद्धि ने ब्रजभाषा के मोह का वध कर दिया। भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हुई। जयद्रथ ये किसकी रचना है, ये है मैथिल सेनगुप्त की रचना। मैथिल सेनगुप्त की खड़ी बोली की रचना बताएं तो इनकी पहली जो कविता है वो हेमंत मानी जाती है, ठीक है ना, जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और पुस्तक के रूप में इनकी पहली जो रचना थी वो रंग में भंग मानी जाती है। कौन सी, रंग में भंग मानी जाती है, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। और महत्वपूर्ण रचना जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई थी वो थी जयद्रथ जो 1910 में प्रकाशित हुई थी। इसमें अभिमन्यु के माध्यम से, जयद्रथ में अभिमन्यु के माध्यम से युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया है। मतलब यह है कि इससे पहले क्या था, ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले यह था, इसकी विशेष बात यह थी कि इससे पहले मतलब सभी को कहा जाता था, सभी देशवासियों को कहा जाता था, लेकिन इसमें युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया है अभिमन्यु के माध्यम से। जयद्रथ। कौन था जयद्रथ, कौरवों के एकमात्र जीजा थे, ठीक है ना, उनकी एक बहन थी, उसके पति थे ये। और इन्होंने क्या किया था, धोखे से अभिमन्यु का वध किया था, धोखे से अभिमन्यु का वध किया था। और बाद में अर्जुन ने फिर इस जयद्रथ का वध किया था कृष्ण के कहने पर। फिर उसके बाद भारती 1912 में आई गई, ठीक है ना, जिसने झंडे गाड़ दिए थे खड़ी बोली के। क्या कह रहे हैं, भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हुई। वस्तुतः द्विवेदी युग काव्य का विकास इस बात का इतिहास है कि खड़ी बोली अपरिपक्वता, अव्यवस्था और अमार्दव से किस भांति परिपक्वता, व्यवस्था और मार्दव तक पहुंची। बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो क्या कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी हे कविते और कवि कर्तव्य के माध्यम से, ये इनकी दोनों कविताएं थी, हे कविते और कवि कर्तव्य के माध्यम से कविता के पुनरुद्धार की बातें कही और यह मार्ग प्रशस्त किया कि सभी विषय काव्य के लिए उपयुक्त है। रसज्ञ रंजन में अपनी रचना रसज्ञ रंजन में महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, लिखते हैं कि कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। यमुना किनारे, ये किसके बारे में कहा गया है कि यमुना किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। ये किसके बारे में, ये मानिए आप रीतिकाल के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि रीतिकाल में ये सारी बातें होती थी।
नए प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और नए सब क्रियाओं के गतागत, ठीक है ना, की पहली बुझाने की। चिंटी से लेकर अनंत आकाश तक, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये किसका कथन है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। ये व्याख्याता की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और नेट की परीक्षा के आप प्रश्न निकाल कर देख ले पुराने, इतनी बार पूछा जा चुका है जिसकी कोई गिनती हम नहीं कर सकते। इस कथन को क्या है? कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। नए प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और नए सब क्रियाओं के गतागत की पहली बुझाने की। चिंटी से अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। द्विवेदी युग में परिवर्तन केवल दो क्षेत्रों में हुआ, एक तो नेतृत्व में और दूसरे रचना पद्धति व काव्य भाषा में। अब भारतेंदु का स्थान एक तो नेतृत्व में हुआ। कैसे हुआ नेतृत्व में? कि भारतेंदु काल में नेतृत्वकर्ता कौन थे? भारतेंदु थे। और द्विवेदी युग में नेतृत्वकर्ता कौन थे? द्विवेदी जी थे। ठीक है ना, भारतेंदु काल में भारतेंदु थे, द्विवेदी युग में द्विवेदी जी थे। और दूसरी रचना पद्धति तथा उनके प्रभाव व प्रयास से मुक्तक शैली के स्थान पर प्रबंधात्मक की तथा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। कहने का मतलब यह है कि मुक्तक जो भारतेंदु काल था उसमें मुक्तक रचनाएं लिखी जाती थी, लेकिन द्विवेदी युग में प्रबंधात्मकता पर महत्व दिया गया। इसका श्रेय मुख्यतः अयोध्या प्रसाद खत्री और महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। खत्री जी ने खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। खड़ी बोली का पद्य, खत्री जी ने खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की जिसके द्वारा इस आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। यद्यपि ब्रज भाषा के पक्षपातियों ने इसका विरोध किया, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके सहयोगी कवियों ने इसका दृढ़ता से सामना करते हुए अंततः अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की। गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा की संज्ञा प्रदान की थी। गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया था? आदर्शवादी प्रबंध परंपरा। क्या नाम दिया था? आदर्शवादी प्रबंध परंपरा। तो ये जैसे अब कह रहे हैं कि द्विवेदी युग को क्या नाम दिया था, कि अब जैसे मैं कह रहा हूं कि आदर्शवादी प्रबंध परंपरा नाम दिया था, तो अब मैं ये कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा हूं कि मैंने कहीं से पढ़ लिया था और फिर मैं आपको बताने लग गया कि इन्होंने ऐसे कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने इसको पहले पढ़ा है, उसके बाद आपको बताने के लिए आया हूं। ठीक है ना। ये आप देख सकते हो। पहला बिंदु जो आधुनिक काल का, आधुनिक कविता सामान्य परिचय, फिर दूसरा आता है पूर्व प्रवर्ती काव्य परंपरा, तीसरा आता है आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा। आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा किसको नाम दिया था? भारतेंदु काल को। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। फिर गणपति चंद्र गुप्त ने आदर्शवादी प्रबंध परंपरा, मतलब गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा था? भारतेंदु काल को तो कहा था कि आदर्शवादी मुक्तक परंपरा, आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा। भारतेंदु काल को क्या कहा था गणपति चंद्र गुप्त ने? आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा। और द्विवेदी युग को उन्होंने क्या किया था? क्या नाम दिया था? आदर्शवादी प्रबंध परंपरा। आदर्शवादी प्रबंध परंपरा या द्विवेदी मंडल का काव्य। तो ये सारी बातें मूल पुस्तकों से ली गई है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर देख लें, बाकी भैया थारी मर्जी है। 3 नंबर प्रवृत्ति की मैं बात करता हूं तो क्या है? नीति और आदर्श। बहुत अच्छी बात है। पहली क्या थी? राष्ट्रीयता की भावना थी। दूसरी क्या थी? भाषा के स्तर पर। और तीसरी नीति और आदर्श। नीति और आदर्श की हम बात करते हैं तो भारतेंदु काल में नीति या आदर्श की कोई बात नहीं हो रही थी। ठीक है ना। उस लेवल पर, जिस लेवल पर इसका मुख्य बिंदु ही या मुख्य जो है विषय ही नीति और आदर्श ही था। ठीक है ना। द्विवेदी युग काव्य की तीसरी प्रवृत्ति नीति और आदर्श के भावों से युक्त है। डॉक्टर उमाकांत ने लिखा है। डॉक्टर उमाकांत जी क्या लिखते हैं? डॉक्टर उमाकांत। अब डॉक्टर उमाकांत की बात करें तो आप कहेंगे कि उमाकांत कौन है? ये उमाकांत कहां से आ गया? ठीक है ना।
उमाकांत की बात करता हूं तो जिसको हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आप कहते हो, जिसको आप डॉक्टर नगेंद्र का पूरा नाम है उमाकांत गोयल, जिसको आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हो, वो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास न होकर डॉक्टर नगेंद्र ने उसे संपादित किया है और बहुत से लेखकों ने मिलकर उसे लिखा है और उनकी जो रचनाएं थी उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक साहित्य का इतिहास अलग अलग लोगों को बोला, उन्होंने अलग अलग लोगों ने लिखा। तो उसमें जो द्विवेदी काल आता है उसको डॉक्टर उमाकांत गोयल लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य आप कह सकते हो कि संदर्भ ग्रंथ के रूप में हमने इसमें किसका प्रयोग किया है? डॉक्टर नगेंद्र का प्रयोग किया है। तो भैया अब ऐसे मत कह देना कि गुरुजी बार बार किताबें क्या दिखा रहे हो। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए कि यहां मैं फिर बार बार वही बात कह देता हूं कि बहुत सारी किताबें लिख रखी हैं। अब उन किताबों को लेकर मैं चाहूं तो दिन में 10 क्लासें ले लूं चाहिए आपकी, ठीक है ना, सारा कुछ करवा सकता हूं। लेकिन मेरे एक समस्या ये है कि मैंने जो पहले करवा दिया फिर करवाने की कोशिश नहीं करता हूं और मेहनत करता हूं कि कुछ और लाया जाए जो आज की ज़रूरत है, आज की जरूरत। उसी वजह से क्लासें आ नहीं पाती है, क्योंकि अगर सिर्फ पूरा ही करना हो तो इतने सारी किताबें ऑब्जेक्टिव, जैसे आज हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं, भी ये क्वेश्चन करवा रहा है, वो भी क्वेश्चन करवा रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ उनको करवाए जा रहे हैं, ऐसी कोई विशेषता भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों का तो अपने पास भंडार भरा पड़ा है। अभी 2 किताबें वैसे तो बहुत सारी हैं। अब ये देखिए, ये 12,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 13,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सिर्फ हिंदी के हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार की न जाने कितनी सारी, ये 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। ये है 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसी प्रकार की 8,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 4400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये अलग अलग बहुत सारी किताबें निकाल रखी है। तो जितने मर्जी करवाता रहूँ दिन में, लेकिन नहीं, मैं हर बार ये कोशिश करता हूँ कि नए प्रश्न तैयार करवाए जाए और फिर नए तरीके से आपको करवाए जाए। चलते हैं आगे। उमाकांत जी क्या लिखते हैं? द्विवेदी युगन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। द्विवेदी युगन काव्य जो है वो आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से ग्रहित प्रसंगों के आधार पर, मैं पहले बता चुका हूं कि पुराणों से प्रसंग अगर लिए गए हैं, विषय पुराणों से लिए गए हैं, तो वो नीति और आदर्शात्मक होती है। क्योंकि हमारे पुराण जो है हमें नीति का ज्ञान देते हैं, हमें आदर्शों का ज्ञान देते हैं। हम महाभारत का देखते हैं तो वहाँ भी किस प्रकार जो भाई होते हैं वो किस तरह से अपने भाइयों की आज्ञा का पालन करते हैं, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने माता पिता का जो आदर मान करते हैं। तो ये आदर्शवादी, हम महाभारत की बात कर, रामायण की बात करते हैं तो वहाँ भी हमें ये सब देखने को मिलता है। द्विवेदी युगन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से ग्रहित प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पना मिश्रित उज्ज्वल कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए। उन सभी में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई देती है। ठीक है ना। किसका है? उमाकांत गोयल का। आप चाहो तो अगर डॉक्टर नगेंद्र भी पूछ ले तो भी मान सकते हो आप। आत्मगौरव, स्वार्थ त्याग, बलिदान, कर्तव्य पालन और प्रेम इत्यादि की भावनाओं से उत्प्रोत द्विवेदी युग में राष्ट्रकवि मैथिलशरण गुप्त भारत भारती में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित, ठीक है ना, उसमें क्या है, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्या है? केवल मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। याद रख लेना, ये जो दोनों बातें हैं ये है पद्य में। अगर यही बात पद्य में आती है तो इसके लेखक कौन है? राष्ट्रकवि मैथिलशरण गुप्त है। और यही बात अगर गद्य में आती है तो इसके लेखक कौन है? कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए, दोनों बातें लिख रही हैं। और मैथिलशरण गुप्त क्या लिखते हैं कि केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए,
साथ में उसमें उपदेश भी होना चाहिए। तो पद्य में अगर ऐसी ही बात आएगी तो वो किसकी होगी? गुप्त की होगी। और ऐसी बात अगर गद्य में आएगी तो वो बात किसकी होगी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले, व्याख्याता की तैयारी करने वाले, नेट सेट टिजिट पीजीटी सभी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप जिस नाम से चैनल है संकुल मार्गदर्शन, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर जुड़ सकते हैं। नहीं तो मैं एक नंबर बताता हूं, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दिया जाएगा। वो नंबर है 63 771 24802 63 771 24802। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो वहां पर आपको लिंक भेज दिया जाएगा। प्रेम के आदर्श रूप पर अनेक कविताएं लिखी गई। रामनरेश त्रिपाठी लिखते हैं, रामनरेश त्रिपाठी जी क्या लिखते हैं कि गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम वहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख्य अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। क्या है प्यारे बच्चों कि गंधविहीन फूल है, गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख्य अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। कुसंगति के त्याग पर भी पंडित रामचरित उपाध्याय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुसंगति के त्याग पर आदर्शवाद और नीति, नीति और आदर्श। नीति और आदर्श कहां होगा? जहां बुराइयों का त्याग किया जाएगा, जहां बुराइयों को छोड़ा जाएगा और छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, उपदेश दिए जाएंगे, वहां नीति और आदर्श होगा। जहां अच्छाइयों को ग्रहण करने के उपदेश दिए जाएंगे, वहां नीति और आदर्श रहेगा। क्या लिखते हैं कुसंगति के त्याग पर पंडित रामचरित उपाध्याय? ऊपर कौन कौन आ चुके हैं अभी अपने पास? अभी अपने पास नीति और आदर्श में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुछ कहा था। क्या कहा था कि कविता का उद्देश्य है जो मनोरंजन के साथ साथ उपदेश भी होना चाहिए। 2 नंबर पर हमारे पास आ गए थे मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी ने कहा था कि कवि का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। 3 नंबर पर हमारे पास आ गए थे रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी ने किसका महत्व बताया था? रामनरेश त्रिपाठी ने प्रेम का महत्व बताया। किसका महत्व बताया? प्रेम का महत्व बताते हुए वो क्या कहते हैं कि गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। कौन थे? रामनरेश त्रिपाठी। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं रामचरित उपाध्याय। कौन आ जाते हैं? 4 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं रामचरित उपाध्याय। ठीक है ना? वो क्या लिखते हैं कि अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता, सबसे नीति शास्त्र कहता है दुष्ट संग दुख का दाता है, दुष्ट संग दुख का दाता है, जिस पेय में पानी रहता है वही खूब ओटा जाता है, जिस पेय में पानी रहता है वही खूब ओटा जाता है। हरियोदकृत प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत, रंग में भंग, जयदर्थवर्ध, विकट भट्ट, गोकुल चंद्र शर्मा का गांधी गौरव, रामनरेश त्रिपाठी कृत मिलन आदि आदर्शवादी रचनाएं हैं। अब कौन कौन सी आदर्शवादी रचनाएं हैं तो उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। कौन कौन से? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का प्रिय प्रवास आदर्शवादी रचना है, साकेत भी आदर्शवादी रचना है, रंग में भंग भी आदर्शवादी रचना है, जयदर्थवध भी आदर्शवादी रचना है, विकट भट्ट भी आदर्शवादी रचना है। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ठीक है ना? प्रिय प्रवास इनकी है और साकेत, रंग में भंग, जयदर्थवध, विकट भट्ट ये किसकी है? गुप्त की है। गोकुल चंद्र शर्मा की एक रचना है गांधी गौरव, ये भी क्या है? आदर्शवादी। रामनरेश त्रिपाठी की मिलन जो है ये भी आदर्शवादी रचना है। अब 4 नंबर जो प्रवृत्ति है वो है मानवतावाद।
4 नंबर जो प्रवृत्ति है वो है मानवतावाद। द्विवेदी युग से पहले हिंदी काव्य में राजा, सामंत, योद्धा, ईश्वर तथा अनेक प्रकार की नायिकाओं को स्थान मिला था, परंतु द्विवेदी युग में सामान्य मानव की पहली बार प्रतिष्ठा हुई है। इस युग की कविता की एक और विशेषता मानवतावादी विचारों का प्रचार और प्रसार है। प्राय सभी कवियों की दृष्टि मानवतावादी थी। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले क्या था कि जो साधारण मानव है, साधारण जन है, उसको नायक के रूप में कविताओं में या गद्य में, पद्य में या अपनी रचनाओं में स्थान नहीं मिलता था। लेकिन द्विवेदी युग के कवियों ने मानव को पहचाना और आम मानव को, साधारण मानव को जो है उसमें स्थान दिया, अपनी रचनाओं में नायक के रूप में स्थान दिया। मानव सेवा को ही इन कवियों ने ईश्वर सेवा बताया है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, और मैं मनुष्यता को सुरतव की जननी भी कह सकता हूं, कहकर गुप्त जी ने उक्त धारणा को ही पुष्ट किया है। समझ गए? ये ऐसे छोटी छोटी चीजें जो पढ़ जाती हैं लेकिन पूछ ली जाती है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है ये? राम तुम मानव हो किसकी पंक्ति है? गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, मैं मनुष्यता को सुरतव की जननी कह सकता हूं। किसकी पंक्ति है? गुप्त की। मैं मनुष्यता को सुरतव की जननी भी कह सकता हूं। हरियोद की राधा भी, हरियोद की प्रिय प्रवास की जो राधा है वो भी मानव सेवा में ईश्वर सेवा की अनुभूति करती है। ठीक है ना? प्रिय प्रवास का जो हरियोद का अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो प्रिय प्रवास है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या कहा, उसमें क्या दिखाया गया? राधा को भी मानव सेवा में ईश्वर सेवा की अनुभूति करती है। इसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी भी क्या लिखते हैं? सर्गो नरक ठिकाना नाही में कल्लू अलहेत काव्य का विषय बना है। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, कर्ण पडवगा छूटी, बटवन दूध दुहा इन हाथन, धार न कबू दूहतमा टूटी। ये कौन है, किसकी पंक्तियां? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं, जिन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती का संपादन किया था। दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुखों का भी बड़ा कारुणिक वर्णन आलोच्य काल के कवियों ने किया है। गुप्त जी की किसान, ये किसके बारे में है? यहां हम बात कर रहे हैं दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुखों का। दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुखों का, इन पर कौन कौन सी रचनाएं हैं? गुप्त जी की बात करें तो किसान इनकी रचना आई थी, जो किसानों की दीनहीन दशा को व्यक्त करती है। सियाराम शरण जी की अनाथ आई थी, ठीक है ना? और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृषक क्रंदन, ये सारी किसकी है? दीनहीन कृषक की। किसान, अनाथ किसकी है? किसान, दीनहीन किसान, कृषक क्रंदन, स्नेही, स्नेही मतलब गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना। कृषक जीवन संबंधी प्रभावी रचनाएं, नाथूराम शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर की एक रचना थी गर्भरंडा रहस्य। ये बचपन में ही विधवा हो जाने वाली बच्ची की कहानी है। जन्म से पहले विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। फिर थी इतिवृत्तात्मकता। 5 नंबर पर हमारे पास काव्य प्रवृत्ति आती है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता की बात करें तो छायावाद का जो उदय हुआ था वो उसका जो प्रमुख कारण माना जाता है, छायावाद के उदय का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो कारण माना जाता है द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता। छायावाद का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता। कहने का मतलब ये है कि छायावाद के जो आलोचक है वो कहते हैं कि जो द्विवेदी युग था उसमें काव्य जो था वो निरस हो गया था, पूर्णतः आदर्शवादी हो गया था। काव्य का मतलब, इन्होंने जो द्विवेदी युग के कवि थे उन्होंने स्वयं कहा था कि काव्य का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? मनोरंजन के साथ साथ उपदेशात्मक भी होना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ उपदेशात्मक भी होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ मनोरंजन, क्योंकि जो रीतिकाल था उस समय काव्य केवल मनोरंजन का विषय था। जो रीतिकाल था उसमें काव्य का विषय केवल मनोरंजन था।
ठीक है ना। और मनोरंजन भी राजाओं महाराजाओं का, सामंतों का था। लेकिन वहां से निकलकर कहीं न कहीं भारतेंदु काल में उस काव्य को उपदेशात्मक भी बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कम था। उसमें भी मनोरंजन जो था वो अधिक था। मनोरंजन जो उद्देश्य था काव्य का वो मनोरंजन अधिक था। लेकिन द्विवेदी युग के लोगों ने ये चाहा कि मनोरंजन के साथ साथ काव्य का उद्देश्य उपदेश देना भी होना चाहिए। लेकिन वो मनोरंजन से काव्य को निकालने के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए कि उनके काव्य में मनोरंजन रहा ही नहीं, केवल उपदेश ही उपदेश रह गए। और यही उसकी कमी थी, जिससे द्विवेदी युग का अंत हुआ और छायावाद का उदय हुआ। कहने का मतलब यह था कि द्विवेदी युग के कवि जो थे वो केवल पुरानी कथाओं को उठाकर और उनसे संबंधित रचनाएं लिखने लगे। उससे क्या है कि अधिकतर आदर्शवादी और नीति, उससे क्या है कि जो जनता थी, जो पाठक वर्ग था, वो कहीं न कहीं उस चीज़ों से बोरियत महसूस होने लगा। क्योंकि काव्य का कहीं न कहीं उद्देश्य होता है कि आंदोलन करना, देश के लिए जागृत होना, देश के लिए लड़ना, उपदेश देना, ये सारा काव्य का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है, क्योंकि जो पाठक है वो काव्य से मनोरंजन की भी, उपदेश से अधिक मनोरंजन की डिमांड जो है वो करता है। तो कहीं न कहीं वो लुप्त हो गया था। और उसके लिए कवि ने फिर यहाँ क्या था, आदर्श था, और वहाँ स्वयं के भावों को छायावाद में व्यक्त करने लग गया था। तो इतिवृत्तात्मकता मतलब इस काल के अंदर किसी भी विषय को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाने लग गया था। तो यह इसकी इतिवृत्तात्मकता थी, ठीक है ना। इति मतलब अत्यधिक, वृत्त का मतलब वृत्तात्मक मतलब वर्णन करना। द्विवेदी युग काव्य इतिवृत्तात्मक अधिक रहा। इतिवृत्तात्मकता का ही अन्य रूप कथात्मकता, उपदेशात्मकता व आख्यान मूलकता है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी के परिणाम स्वरूप छायावाद का उदय हुआ था। इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति के कारण द्विवेदी युग कविता में पवित्रतावाद, वैराग्यवाद और शुभ सन्यासी रूप अधिक है। संभवतः इसी कारण दिनकर ने इस काल की कविता को शुभ्र वसना सन्यासिनी का, याद रख लेना, शुभ्र वसना सन्यासिनी, ये नाम आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। दिनकर ने, किसने कहा है? दिनकर ने द्विवेदी काल की कविता को शुभ्र वसना सन्यासिनी कहा है। ये आपने याद रखना है। इतिवृत्तात्मकता, अब इतिवृत्तात्मकता मतलब है कि आपने महाभारत उठा ली। अब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अब उस महाभारत पर कितने गीत गाते रहो, उसका कोई अंत तो है नहीं, ठीक है ना। महाभारत को पढ़ते जाओ और उसको देख देख के कुछ और लिखते जाओ, तो उसका कोई अंत तो है नहीं। हम किसी चीज को पढ़ते हैं, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां 4 लाइनें पढ़ता हूं तो मैं उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, उपदेशों को बताते हुए 4 की 40 लाइनें लिख सकता हूं बड़ी आसानी से। अब महाभारत पर आप निकल पड़ोगे तो कुछ भी लिख दो चाहिए, ठीक है ना। तो उसका मतलब वर्णात्मक अधिक हो गया, वृत्तात्मक अधिक हो गया, इतिवृत्तात्मक अधिक हो गया, इस उपदेशात्मक अधिक हो गया। काव्य रूप शैली, काव्य रूप शैली की बात करें तो द्विवेदी युग में प्राय सभी काव्य रूपों, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, गीति काव्य, प्रबंध मुक्तक का प्रयोग हुआ। द्विवेदी युग काव्य रूपों को इस प्रकार देखा जा सकता है कि जो भारतेंदु काल था उसमें मुक्तक अधिक लिखे गए थे, लेकिन इस काल में प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए। और वैसे इस काल में सभी प्रकार की रचना लिखी गई थी, वो इसके अंदर हम देख लेते हैं। महाकाव्य की बात करें द्विवेदी युग के तो प्रिय प्रवास है, साकेत है और रामचरित चिंतामणि है। प्रिय प्रवास है, साकेत है और रामचरित चिंतामणि है। खंड काव्य की हम बात करें तो रंग में भंग है, जयद्रथवध है और किसान है। रंग में भंग, जयद्रथवध और किसान, ये अलग से भी आप इनको याद रख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन से खंड काव्य, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। रंग में भंग, जयद्रथवध और किसान, ये क्या है? खंड काव्य है। प्रसाद कृत, प्रसाद के प्रेम पथी क्या है? खंड काव्य है। सियाराम शरण गुप्त कृत मौर्य विजय खंड काव्य है। रामनरेश त्रिपाठी का मिलन जो है ये भी खंड काव्य है। गोकुल चंद्र शर्मा का गोपी गीत है, ये भी क्या है? खंड काव्य है। व्यक्तिपरक गीत, व्यक्तिपरक गीत की बात करता हूं मैं। मुकुटधर पांडे कृत पूजा फूल, ये तो क्या था? महाकाव्य। 2 नंबर क्या है? खंड काव्य।
नंबर पर क्या है, व्यक्तिपरक गीत। मुकुटधर पांडे का पूजा फूल जो क्या है, व्यक्तिपरक गीत है, याद रख लेना। माखनलाल चतुर्वेदी के गीत भी किस प्रकार के गीत माने जाते हैं, व्यक्तिपरक गीत माने जाते हैं। मैथिलशरण गुप्त के गीत भी वैताली कहकर रचना गीत के रूप में। पद्य कथाएं, पद्य कथाओं की बात करें तो विकट भट्ट है, केशव की कथा है, शकुंतला जन्म है, ये क्या है, पद्य कथाएं। सर्गो नरक ठिकानो नाही और वीर पंचरत्न, ये भी क्या है, पद्य कथाएं है। रुक्मिणी संदेश और सती सीता, ये भी क्या है, पद्य कथाएं। प्रबंध मुक्तक रचना, उद्धव शतक, जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक जो है प्रबंध मुक्तक। डॉक्टर कृष्णलाल ने लिखा है कि 25 वर्षों में अद्भुत परिवर्तन हो गया। मुक्तकों के वन खंडों के स्थान पर महाकाव्य, व्याख्यान काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, गीति काव्य, प्रबंध काव्य और गीतों से सुसज्जित काव्य पवन का निर्माण होने लगा। डॉक्टर कृष्णलाल, याद रख लेना। छंद वैविध्य, बात करें हम इस काल के छंद की, द्विवेदी युग में छंदों का प्रयोग हुआ और छंदों में नए नए प्रयोग हुए। डॉक्टर उमाकांत गोयल, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन डॉक्टर नगेंद्र में क्या लिखा है छंदों के बारे में। द्विवेदी युग में दोहा, कविता या सवैया के प्रयोग तक की कवि सीमित नहीं रहे। कहने का मतलब यह है, दोहा, कविता या सवैया जो भारतेंदु काल था उसमें कहीं न कहीं, क्योंकि कवित और सवैया जो थे ये रीति काल के प्रमुख छंद थे। दोहा, कवित और सवैया ये तीनों ही छंद जो थे ये रीति काल के प्रमुख छंद थे। किस काल के, रीति काल के। रीति काल के कवियों ने अधिकतर इसी में लिखा था, दोहा, कविता या सवैयों पर, ठीक है ना। दोहों की बात करें तो बिहारी सतसई आ जाती है, बाकी सभी ने कविता और सवैयों पर लिखा। अब बात करें भारतेंदु काल की, तो भारतेंदु काल जो रीति काल के बाद आया था तो उसकी स्थिति भी यही थी कि उस काल में भी अधिकतर दोहों पर, कविता और सवैयों पर लिखे गए। लेकिन उसके बाद जब द्विवेदी युग आया तो उसने दोहा, कविता व सवैया के साथ साथ रोला का, छप्य का, कुंडलियां का, सार का, सरसी का, गीतिका का, हरि गीतिका का, तटंक का, लावणी आदि छंदों का भी कुशलतापूर्वक व्यवहार किया या प्रयोग किया उन्होंने। रोला, छप्य, कुंडलियां, सरसी, गीतिका, हरि गीतिका, ताटंक, लावणी आदि छंद भी, ठीक है ना। हिंदी के ही नहीं, संस्कृत के वर्णिक और वीर आदि छंद भी कुशलतापूर्वक उन्होंने प्रयोग किए। हिंदी के ही नहीं तथा नाथूराम शर्मा शंकर ने छंद प्रयोग के क्षेत्र में अद्भुत कौशल का परिचय दिया। अच्छा, इसके साथ साथ लेकर हैं कि हिंदी के ही नहीं, संस्कृत के वर्णिक और उर्दू बहरों को भी अपनाया गया, ठीक है ना। हिंदी के ही नहीं, संस्कृत के वर्णिक और उर्दू बहरों को भी अपनाया गया। मैथिलशरण गुप्त, हरियोद, नाथूराम शर्मा शंकर छंद प्रयोग के क्षेत्र में अद्भुत कौशल का परिचय दिया है इन तीनों ने विशेष रूप से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छंद के विशेषीकरण का भी परामर्श दिया। परिणामतः गुप्त जी ने हरि गीतिका विशेषीकरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि किसी एक विशेष छंद को लेकर भी लिखो, तो गुप्त ने किस पर लिखा, विशेष रूप से हरि गीतिका पर। हरियोद ने वर्णिक छंद तथा उर्दू शैली के चौपदों पर। गुप्त जी ने हरि गीतिका छंद उनका विशेष छंद था, प्रिय छंद। हरियोद जी का वर्णिक छंद तथा उर्दू शैली के चौपदे। नाथूराम शर्मा शंकर ने कवितों पर विशेष रूप से लिखा। गोपाल शरण सिंह ने कवित सवैयों पर लिखा तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और भगवान दीन ने उर्दू बहरों में विशिष्ट अधिक प्राप्त किया। इनमें इनको विशेषता प्राप्त थी, या हम कह सकते हैं कि इनके प्रिय छंद थे ये सभी। प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा लिखते हैं, प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा। अभी इनका हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ा है, मेरे सामने शायद दूसरे रूम में है। प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा। अच्छा, ये रहा।
ये है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा। ये पढ़ी है, प्रति उठा लाया था, दिल्ली गया था तो वहाँ से कब की ये वहाँ मिल गई थी पुरानी किताबों में। प्रथम संस्करण 1862 का लिखा हुआ ये, इतनी पुरानी मिल गई। मूल्य है इसका 5 रुपये। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। इसमें ये क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं इसमें? ये वस्तु स्थिति यह है कि इस काल का कवि भाषा के संस्कार में लगा रहा, उसे नवीन छंद निर्माण की कोई चिंता नहीं थी। छंद सौंदर्य की अभिवृद्धि का कार्य अगले युग में संपन्न हुआ। अब शिव कुमार शर्मा तो ऐसा लिख गए भैया, उनका कहने का मतलब था कि इन्होंने छंदों में अधिक रुचि नहीं रखी। ये छंदों का जो विशेष निर्माण है ये किस काल में हुआ था? छायावाद में हुआ था। प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा ऐसा लिखते हैं। उसके बाद आता हास्य व्यंग्य। अगला जो बिंदु है 8 नंबर, वो है हास्य व्यंग्य। द्विवेदी युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विडंबनाओं पर व्यंग्य किया गया है, ठीक है ना। डॉक्टर उमा गौत कोयल लिखते हैं, किसमें? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत क्या लिखते हैं? भारतेंदु युग जैसी जिंदादिली, चूहलबाजी और फक्कड़पन इस युग में नहीं रह गया था। भारतेंदु युग जैसी जो जिंदादिली थी, जो चूहलबाजी थी और जो फक्कड़पन था, शुरू में कह दिया था मैंने कि भारतेंदु काल में क्या थी? आत्मीयता थी। और द्विवेदी युग में क्या था? अनुशासन था। इसलिए द्विवेदी युग में भारतेंदु काल जैसी जिंदादिली, चूहलबाजी और फक्कड़पन इस युग में नहीं रह गया था। अतः उस युग के समान हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता का प्राचुर्य द्विवेदी युग में नहीं है। इस दिशा में जितना कुछ लिखा भी गया है वह द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप अपेक्षाकृत संयत और मर्यादित है। कहने का मतलब हास्य व्यंग्य की हम बात करें तो हास्य तो बहुत ही कम था, व्यंग्य थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है, वह भी मर्यादित और संयत था, ठीक है ना। आचार्य द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही में कुल्लू अलहित के माध्यम से गांव को छोड़कर शहर जाने वाले तथा विदेशी सभ्यता का अनुकरण करने वाले लोगों की हास्यास्पद स्थिति का चित्रण इन शब्दों में किया है। किन शब्दों में किया है देख लेते हैं। अचकुन पहरी बूट हम डाटा, बाबू बनने डेरात डेरात, लागे न आवे जाए संबन माँ, कंठू फूट तब बना बतात। जब तक हमरे तन माँ तनिको रहा, गाँव के रस का आंसू, तब तक हम अखबार किताबें लिख लिखी कीन उजागर बंसू। थोड़ा अचकुनूर ये याद रख लेना, ज्यादा माथा बची बंद। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के सशक्त व्यंग्यकार थे। व्यंग्यकार की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त जो थे वो इस काल के सशक्त व्यंग्यकार थे। इन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग्य और हास्य का प्रमुख आलंबन बनाया। एक बार कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कहा था, उसी को लक्ष्य कर गुप्त जी ने कितना तीखा प्रहार किया है। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे झूठ की क्या है जिससे मरे झूठ की नानी। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी काफी प्रसिद्ध है, ये याद रख लेना। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। जो उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी? उनकी थी क्या बोलते हैं वो, शिव शंभू के चिट्ठे और शिव शंभू के खत, इनकी रचनाएं थी। इसी प्रकार कर्जनाना नामक कविता में इन्होंने कर्जन को अपने मुंह है मियां मिट्ठू की उक्ति चरितार्थ करते हुए उस पर हास्य का पात्र बनाया है। एक अन्य कविता आजकल का सुख में स्वार्थी, खुशामदी और विलासियों की खबर ली गई है। कौन है ये कौन है? बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जनाना में अपने मुंह है मियां मिट्ठू में
और आजकल का सुख में व्यंग्य किया है। उसके अलावा नाथुराम शर्मा शंकर भी द्विवेदी युग के विशिष्ट हास्य व्यंग्यकार है। उन्होंने भी गर्भरंडा रहस्य इनकी सुप्रसिद्ध व्यंग्य कविता है, जिसमें गर्भ में ही विधवा हो जाने वाली बालिका के माध्यम से सामाजिक कुरीति का पर्दाफाश किया गया है। हास्य व्यंग्य की रचना करने वाले कवियों में ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के नाम भी उल्लेखनीय है। हास्य व्यंग्य की बात हम करें तो कौन कौन आ जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी थोड़ा बहुत नाम लिया। प्रमुख अगर नाम ले इनकी तो ये नाम रहेंगे, ठीक है ना, ईश्वरी प्रसाद शर्मा और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। ईश्वरी प्रसाद शर्मा और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ये हास्य व्यंग्य वाले हैं। उसके अलावा हम व्यंग्य की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त आ जाते हैं प्रमुख रूप से, और बाकी कुछ रचनाओं में जैसे सर्गो नरक ठिकाना नाही के अंतर्गत हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आ जाते हैं। अनुवाद कार्य बात करते हैं हम अनुवाद कार्य की, तो भारतेंदु काल में प्रारंभ हुई अनुवाद की प्रवृत्ति को द्विवेदी युग में विस्तार मिला। अनुवाद की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इतने अनुवाद किए थे, आप जब अनुवाद देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। भारतेंदु काल के अंदर इतने अनुवाद नहीं हुए थे। शुरुआत उन्होंने की थी भारतेंदु काल और जो द्विवेदी युग है, इन दोनों में अंतर क्या था कि भारतेंदु ने बंगाल की कोमलकांत पदावली को ग्रहण किया था, कोमलकांत पदावली को ग्रहण किया था। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इन्होंने महाराष्ट्र की कठोर पदावली को ग्रहण किया था। इसलिए उनमें जो भारतेंदु युग है उसके अंदर आत्मीयता है, ठीक है ना, क्योंकि कोमलता है, पदावली में कोमलता है इसलिए आत्मीयता है। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने द्विवेदी युग के लिए क्या लिया, द्विवेदी युग में क्या लिया, महाराष्ट्र का जो कठोर पदावली है उसको लिया, ठीक है ना, मराठी की कठोर पदावली। तो उसके अंदर क्या था, उसमें अनुशासन अधिक था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतेंदु काल में प्रारंभ हुई अनुवाद की प्रवृत्ति को द्विवेदी युग में विस्तार मिला। द्विवेदी काल में पाश्चात्य साहित्य व अन्य भारतीय भाषाओं का अनुवाद खूब जोरों पर था। द्विवेदी युग को अनुवादों का काल भी कहा जा सकता है, याद रख लेना, द्विवेदी युग को अनुवादों का काल भी कहा जा सकता है। अगर आप इसके बाद हम पढ़ेंगे, प्रवृत्तियां पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में कि कब से लेके कब तक द्विवेदी युग माना जाता है। जैसे 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक के काल को द्विवेदी काल माना जाता है। 20 से लेकर 36 तक के काल को जो है छायावाद माना जाता है। 36 से 43 तक के काल को प्रगतिवाद माना जाता है। 43 से 51 तक के काल को प्रयोगवाद माना जाता है। 51 के बाद के काल को नई कविता माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर प्रमुख रूप से हम द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि है उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, या मान लो उनका जो जीवन परिचय क्या रहा, कौन कौन से प्रमुख कवि थे वो पढ़ेंगे। और उसके बाद नंबर वाइज कवियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे। जब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इन्होंने कितने अनुवाद किए थे, ठीक है ना। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा, देख लें। आचार्य द्विवेदी का उद्देश्य हिंदी भाषा और उसके साहित्य को समृद्ध बनाना था, अतः उन्होंने अनुवाद की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन दिया। हम पहले ही लिख चुके हैं कि द्विवेदी के सामने दो शैलियां थी, बंगला की कोमलकांत पदावली तथा मराठी की वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक शैली। द्विवेदी जी ने हिंदी कविता के लिए दूसरी को अपनाया क्योंकि यह उनके मन के अनुकूल पड़ती थी। उस काल के अन्य कवियों ने भी कविता में इस शैली को अपनाया। कहने का मतलब यह है कि इनके सामने दो शैलियां थी, एक तो बंगाल की कोमलकांत पदावली तथा दूसरी थी मराठी की वर्णन प्रधान और इतिवृत्तात्मक शैली। मराठी की वर्णन प्रधान और इतिवृत्तात्मक, तो द्विवेदी जी ने ये दूसरे वाली अपनाई, मराठी की वर्णन प्रधान और इतिवृत्तात्मक शैली। मैथिल शरण गुप्त क्या लिखते हैं, मैथिल शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन के दो काव्यों मेघनाद वध तथा विरहिणी ब्रजांगना का सुंदर अनुवाद किया था। मैथिल शरण गुप्त ने भी मधुसूदन के दो काव्यों, माइकल मधुसूदन के दो काव्यों मेघनाद वध और विरहिणी ब्रजांगना का सुंदर अनुवाद किया। इन्होंने नवीन चंद्र सेन के पलासी युद्ध का भी सफल अनुवाद किया था। ये पलासी होना चाहिए और हो सकता है पलासीर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, अगर पलासी हो तो भी चलेगा, पलासीर हो तो भी चलेगा। यह अनुवाद कार्य हिंदी साहित्य के पद्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में बराबर चलता रहा। इससे हिंदी साहित्य के वृत्ति में और व्यापकता आई। द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण अनुदित रचनाएं,
उज्जड़ ग्राम किसका? डिजर्टेड विलेज, गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का श्रीधर पाठक ने उज्जड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया था। ठीक है ना, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का उज्जड़ ग्राम नाम से अनुवाद हुआ। ठीक है ना, फिर गोल्ड स्मिथ के ही ट्रेवलर का किसने? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का श्रांत पथिक नाम से अनुवाद करवाया। फिर श्रीधर पाठक ने कालिदास के ऋतुसंहार का ऋतुसंहार नाम से अनुवाद किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भर्तृहरि के वैराग्य शतक का विनय शतक नाम से अनुवाद किया। उसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जयदेव के गीत गोविंद का विहार वाटिका नाम से अनुवाद किया। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का स्नेहमाला नाम से अनुवाद किया। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पंडित जगन्नाथ के गंगा लहरी का गंगा लहरी के नाम से अनुवाद किया। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास के ऋतुसार का ऋतु तरंगिणी के नाम से अनुवाद किया। ठीक है ना, श्रीधर पाठक ने कालिदास के ऋतुसार का ऋतुसंहार नाम से अनुवाद किया था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास के ऋतुसार का ऋतु तरंगिणी के नाम से अनुवाद किया था। और ये छोटा सा उदाहरण है वैसे प्रवृत्तियों के नाम से। बाकी हम भारतेंदु पढ़ेंगे, जब श्रीधर पाठक पढ़ेंगे, बाकी रचनाकार पढ़ेंगे तो हमें वो सारी रचनाएं मिल जाएंगी। ये एक अलग टॉपिक भी पूरा का पूरा बन सकता है कि कौन कौन से अनुवाद हुए थे, तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। निष्कर्ष के रूप से हम यही कह सकते हैं कि प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा क्या लिखते हैं? उपयुक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग भारतेंदु युग और छायावादी युग के बीच की कड़ी है। यह युग भारतेंदु युग से प्रभावित हुआ और इसने अग्रिम युग को प्रभावित किया, कि दोनों के बीच की कड़ी है। यह भारतेंदु युग से प्रभावित हुआ था और अगले आने वाले युग छायावाद को भी इसने प्रभावित किया था। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के शब्दों में द्विवेदी युग के कवियों ने साहित्य, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, याद रख लेना किसका कथन है। एक नाम भी याद रखें, एक जो बात कही जा रही है उसको समझने का प्रयास करें कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है, उसमें से किस प्रकार के प्रश्न बने जा सकते हैं और किस प्रकार की बात पूछी जा सकती है। द्विवेदी युग के कवियों ने साहित्य, जाति, देश की सेवा की और कवि के स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा बनाए रखी। अतीत का चित्रण करते हुए भी कवि वर्तमान को न भूले। अतीत का चित्रण करते हुए भी कवि वर्तमान को न भूले। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जातीय और देश की सेवा की, जाति और देश की सेवा की, लेकिन इन्होंने अपने कवित्व को नहीं खोया, उसको कहीं न कहीं बनाए रखा। अतीत का चित्रण करते हुए भी वर्तमान में बने रहे। संस्कृति रक्षा के साथ साथ सुधार का भी अध्ययन किया। अपनी संस्कृति की रक्षा भी की और साथ में सुधार भी किया, क्योंकि संस्कृति और सुधार में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हम उसको संस्कृति मान लेते हैं। तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, वो एक लेख है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसमें वो बताते हैं कि संस्कृति में किस प्रकार, परंपरा में किस प्रकार भी हम उसको भी ढो लेते हैं। जो पाखंड थे, जो रूढ़ियाँ थी, जो उस समय सही थी, आज के ज़माने में वर्तमान के लिए वो एक प्रकार का कोड कह सकते हैं हम। ठीक है ना, तो वो उस चीज़ को भी हम ढोए जा रहे हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी वैज्ञानिक कारण के, इसलिए कि ये हमारी परंपरा थी, हमारी संस्कृति थी, इसलिए। तो ऐसी चीज़ों को निकालना जरूरी था। तो इन लोगों ने ये कहना चाह रहे हैं सुधार जो है वो दोनों साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इन लोगों ने संस्कृति को भी साथ में रखा, बनाए रखा और साथ में सुधार भी किया कि किस प्रकार पाखंडों का विरोध किया जा सकता है और हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं में जो अच्छी बातें हैं उनको, जो आज भी ठीक है ना किसी तरह से हमारे काम की है या कह सकते हैं वर्तमान में भी उनकी कोई उपयोगिता है, तो हम उनको आज भी रख सकते हैं। और जाति का व्युत्थान चाहते हुए भी देश हित का गान गाया। हिंदू होते हुए भी ये कवि भारतीय थे। हालांकि हिंदुत्व का इन्होंने गान गाया था, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से मुख्य जो था ये अपने आप को भारतीय ही कहते थे। इनमें जातीयता थी किंतु सांप्रदायिकता नहीं थी। जाति का गर्व तो जरूर था, लेकिन फिर भी सांप्रदायिकता नहीं थी। ये उस अपनी जाति को बढ़ा चढ़ाकर तो जरूर कहना चाह रहे थे, अपनी जाति का गुणगान करना चाहते थे, अपनी संस्कृति का गुणगान करना चाहते थे, लेकिन सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता न होने का मतलब ये है कि ये अपने को ऊंचा जरूर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
दूसरे को हीन दिखाने का इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। जब हम दूसरे को हीन दिखाते हैं, जहां भी हम दूसरे को हीन दिखाते हैं, तो वहां सांप्रदायिकता आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सांप्रदायिक नहीं थे, सच्चे कवि के समान ये युग से प्रभावित हुए और उस पर अपनी छाप भी लगा दी और इस प्रकार काव्य को उन्नतिशाल बनाया। इस प्रकार द्विवेदी युग का काव्य जहां एक और सांस्कृतिक संपर्क, संघर्ष और संस्कार की कथा कह रहा है, वहीं इन कवियों की सहानुभूति, सच्चाई और स्वतंत्र उदार व्यक्तित्व का संकेत दे रहा है। इसी में इन कवियों की सफलता और इसमें इनकी महत्ता है। तो ये था हमारा द्विवेदी युग भैया, ये द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां थी और थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी तो और बता दूंगा। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 63 771 24 802 पर आप मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक पर आप क्या कर सकते हैं, ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर क्लास पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें और मैसेज जरूर लिखें, कमी शमी के बारे में जरूर बताएं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।